बेटा ये पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। वो वीडियो गलती से बीच में पॉज हो गई थी। आई विल अपलोड बोथ द वीडियोस एज पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ओनली, नो वरीज, बट लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दैट। वो बहुत छोटी है, कोई बात नहीं, पढ़ना जरूरी है, छोटी हो बड़ी हो, बट यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। सो यस, लेट्स कंटिन्यू। ये आपको यहाँ पे जो डायग्राम दे रखी है, किसकी दे रखी है आप खुद से देखिए। किसकी है ये? वैलेस्नेरिया की है। ये सरफेस के ऊपर आती है, ठीक है। दूसरी क्या है, देखो इंसेक्ट बैठा है फ्लावर के ऊपर, सो वो है इंसेक्ट पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स दे यूज एनिमल्स आल्सो एज पॉलिनेटिंग एजेंट, एज इन द केस ऑफ द बीज, बटरफ्लाइज, वास्प, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स। बर्ड्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। उसके साथ में देयर वाज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ insect pollinated वाला या फिर animal pollinated, that is with the help of the bats, राइट। अगर हम सिर्फ इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो बी जो है वो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती है। इंसेक्ट्स के अंदर सबसे पहले आती है बी, उसके बाद आती है बटरफ्लाई, ठीक है। एनिमल्स के अंदर बात करें तो लेम्यूज जो होते हैं, दे आर प्राइमेट्स, वो भी पॉलिनेशन कर देते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदे तो कभी कभी इनसे उनके पैरों से पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, एंड क्योंकि ये ट्री टू ट्री जंप करते हैं। ट्री डिवेलिंग कोई भी होगा वो करेगा, ठीक है। मंकीज हो गए है ना, वो सब आ जाते हैं। लिजर्ड्स हो गई, लिजर्ड्स भी दीवारों पे चढ़ जाती है तो पेड़ों पर भी तो चढ़ी जाती है ना। गेको लिजर्ड हो गई, गार्डन लिजर्ड हो गई, जो गार्डन में रहती है तो ऑफकोर्स पॉलिनेशन करवा देगी, गार्डन में फ्लावर्स तो होते ही हैं। ये भी सब क्या है, पॉलिनेटर्स है। मेजोरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होते हैं बेटा, बहुत बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे से, कलरफुल से होते हैं, लाल हरे पीले नीले होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज में खुशबू आ रही थी, खुशबू, और इनमें नेक्टर भी बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो फ्लावर जब दूर से देखेगा तो उसे क्या दिखेगा, यार कितना सुंदर है यार, इसमें से खुशबू भी बहुत आ रही है, तो उसको देखता हुआ भाग जाएगा। तो किन दो चीजों को देखकर, अब उसको दूर से नहीं पता चलेगा नेक्टर मिल रहा है, नेक्टर का बाद में पता चलता है। तो पहले देखेगा कलरफुल है एंड बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, एंड फिर वो पास में जाएगा तो उसे नेक्टर भी मिलेगा तो वो और खुश, तो फिर बारी आएगा, वो मेमोरी क्रिएट हो गई है ना। मेमोरी कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ह्यूमंस में है, कोई बात नहीं। अगर फ्लावर छोटे छोटे हैं जैसे कि विंड में होता था, तो वो क्लस्टर्स में मिलते हैं ताकि इंसेक्ट को बैठने की जगह भी तो मिले। हाँ, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous। अब ये कौन सी अंग्रेजी का अक्षर है, मतलब क्या कि यार दिखे वो, है ना। अगर वो छोटे छोटे से होंगे तो इंसेक्ट को दिखेंगे नहीं। बैठने वाला पॉइंट इतना अच्छा नहीं है, बट ये दिखने वाला पॉइंट बहुत अच्छा, दिखेगा नहीं ना यार दूर से, छोटा सा फ्लावर नहीं दिखेगा उसको तो इंसेक्ट आएगा ही नहीं। फिर Animals are attracted to flowers by color and fragments. Keep that in mind। यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में, एमसीक्यू में। Animals are attracted by, पहले लिखेगा कलर, है ना, कलर। दूसरे पॉइंट में लिखेगा फ्रेग्रेंस, एंड तीसरे पॉइंट में लिखेगा वो, नहीं ये ऑप्शन सही नहीं बनी है। पहले वो ऑप्शन लिखेगा कलर एंड फ्रेग्रेंस, है ना, फिर वो लिखेगा कलर एंड फ्रेगनेंस, फिर वो लिखेगा कलर एंड नेक्टर, फिर वो लिखेगा फ्रेगरेंस एंड नेक्टर, फिर लिखेगा कलर फ्रेगरेंस एंड नेक्टर। ये कलर फ्रेगरेंस एंड नेक्टर वाले को वो फर्स्ट ऑप्शन बनाएगा ताकि बच्चा देखे और मार्क कर दे। और जो सयाना बच्चा होगा जिसने मेरा वीडियो देखा होगा या फिर मेरा वीडियो नहीं भी देखा होगा, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसको पता होगा, वो भी ढंग से पढ़ी होगी, उसको पता होगा कि यार इसका आंसर जो है वो कलर ऑफ फ्रेगनेंस है। ये एमसीक्यू आएगा, बहुत जल्द आएगा ये, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फ्लावर्स दैट आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स। देखो फ्लाइज एंड बीटल्स, देखो जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, आपको कहाँ मिलती हैं, काउडंग के ऊपर कितनी सारी मक्खियाँ होती हैं। काउडंग से अच्छी स्मेल आती है, तुम्हें कभी आई है खुशबू? नहीं है ना खुशबू आई है क्या तुम्हें? हमेशा गंदी जगहों पर हमें मक्खियाँ मिलती हैं, है ना, मक्खियाँ मीन्स फ्लाइज मिलती हैं। तो जिन फ्लावर्स को पॉलिनेट करने वाली फ्लाइज या बीटल्स होती हैं वो फाउल ऑडर सिक्रीट करते हैं टू अट्रैक्ट दी एनिमल्स। कि ये एनिमल्स को अट्रैक्ट कौन कर सकता है, फाउल ऑर्डर ही अट्रैक्ट कर सकता है। समझ में आया? एंड अब देखो एक बार तो उसकी खूबसूरती देखकर आ जाएगा, बट अगर उसको एक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो बारी बारी उसके पास में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम वैसे देखें
अगर कोई दिखने में सुंदर है, अगर कोई दिखने में सुंदर है और हम उसके ओर अट्रैक्ट हो गए एंड वी स्टार्टेड टॉक एंड वी टॉक टू दैट पर्सन फॉर वंस, अगर उसका बिहेवियर हमारे प्रति अच्छा नहीं होगा तो हम नेक्स्ट टाइम बात नहीं करेंगे। वैसे ही यहाँ पर है, वो उसकी खूबसूरती देखकर वहाँ गया, अगर उसको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला वहाँ जाकर तो वापस नहीं जाएगा वो वहाँ पर, है ना। वाई वुड इट गो। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फूड ऑफ रिवॉर्ड। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो नेक्टर खाते हैं एंड कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो पोलन्स भी थोड़े, इतने सारे पोलन्स हैं, एक दो खा भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, है ना, काम भी तो कर रहा है हमारा, इनके बिना हमारा काम ही क्या चल रहा है। ठीक है, जी 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 समझ में आया बच्चे। For harvesting, the rewards from the plants, the animal visitor comes in contact with the anthers and the stigma, very simple. Body of the animal gets a coating of pollen grains. उसकी body के साथ में pollen grains चिपक जाते हैं, which are generally, अच्छा animal वाले ना generally sticky होते हैं, like water वाले were not sticky, वाटर वाले वर नॉट स्टिकी, एयर वाले वर नॉट स्टिकी, बट यहाँ पे क्योंकि किसी की बॉडी के साथ चिपकना चाहिए, अगर चिपकेगा नहीं, नॉन स्टिकी हो जाएगा तो बॉडी के साथ कभी लग ही नहीं पाएगा एंड दूसरे तक जा ही नहीं पाएगा, है ना। जब किसी फ्लावर पे जाए तभी वो वहाँ से निकले, क्योंकि वहाँ पे वो बैठेगा, मूवमेंट होगी तो निकल जाएगा ऐसे, है ना। वो फेविक्विक के साथ नहीं हमने जोड़ दिया इसको, ठीक है जी। इन सम स्पीशीज, कई स्पीशीज में, कई स्पीशीज में तो लाइक नॉर्मल जो रिवॉर्ड होता है वो तो नेक्टर या फिर पोलन ग्रेन ही होते हैं, बट कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो रहने के लिए जगह दे देते हैं, अंडे देने के लिए जगह दे देते हैं कुछ एनिमल्स को, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ सेफ प्लेस टू ले एग्स एज एन एग्जाम्पल इसकी कौन सी है बेटा, देयर इज अ टॉलेस्ट प्लांट ऑफ 6 feet, एमोर्फोफेलस। ये क्या है बच्चे, ये एक जगह प्रोवाइड करता है अपने अंदर। देखो 6 feet पे ऊपर उठ के तो कोई अंदर नहीं जाएगा एनिमल, है ना। 6 feet चला गया भाई ऊपर, अब उतना ही उसके अंदर घुस गया, बाहर कैसे निकलेगा फिर। इट्स अ वेरी बिग फ्लावर, तो एनी एनिमल कैन एक्चुअली ले एग इनसाइड इट, राइट। तो सिमिलर रिलेशनशिप इज बिटवीन द स्पीशीज ऑफ द मोथ एंड द प्लांट युक्का, ठीक है। मॉथ एंड यूका के बीच में भी ऐसा ही कुछ होता है। कैसा होता है बच्चे, कि मॉथ जो है वो अपने एग्स को वहाँ पर डिपॉजिट करता है इन द लॉक्यूल ऑफ ओवरी ऑफ द एंड द फ्लावर, एंड फ्लावर को क्या फ़ायदा होता है, पहले तो अपने उसने एग्स वहाँ पर रखे मॉथ ने फ्लावर के अंदर, यूका प्लांट के फ्लावर के अंदर, एंड उसके जो एग्स हैं वो बिल्कुल सेफ हो गए, उसके एग्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेफ हो गए एग्स, राइट। एंड वंस द एग्स आर सेफ, तो उसको क्या फ़ायदा हुआ, फ्लावर्स को फ़ायदा ये हुआ कि उसका पॉलिनेशन हो गया मॉथ के थ्रू, मॉथ का पॉलिनेशन हो गया उसके थ्रू, राइट। लार्वा, अच्छा मॉथ के जो एग्स हैं वो उसके एग से जब लार्वा निकलते हैं तो वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाते, फ्लावर को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए तो वो हेल्प कर रहा है उसकी। अगर नुकसान पहुंचा रहे तो उसकी हेल्प ही नहीं करता। फिर जैसे ही उस एग में से लार्वा निकलते हैं, कुछ टाइम के लिए उसी के पोलन्स के ऊपर फीड करते हैं। पोलन बहुत है यार, पोलन की कमी नहीं है, तो थोड़े से खा भी जाएंगे, कोई बात नहीं, है ना। लेट्स हेल्प देम ऑल्सो। फिर वो थोड़े से बाहर, फिर वो बाहर आएंगे, है ना, क्रॉल करके, लाइक वट एवर यू नो, लार्वा जो है वो एग से बाहर आएंगे एज द सीड्स विल स्टार्ट डेवलपिंग। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। ये कौन से सीड्स हैं, फ्लावर के सीड्स हैं, ठीक है। क्योंकि जो मॉथ है उसने अपने एग को कहाँ पर डिपॉजिट किया था, ओवरी के लॉक्यूल के अंदर। तो जब वो सीड बनेंगे तभी लार्वा जो है बाहर आएंगे, तब तक वो प्लांट के न्यूट्रिशन पर ही फीड करेंगे। तो ये सिस्टम होता है, समझ आया बच्चे। अब हमारे पास में आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो बेटा, ऑटोगैमी ना सही नहीं मानी जाती है। ऑटोगैमी सही क्यों नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसमें वेरिएशन नहीं आता और नेचर को चाहिए वेरिएशन, है ना। वेरिएशन जो है वो ज्यादा तो जीनोगैमी से आता है, जिटोनोगैमी से भी कोई इतना वेरिएशन नहीं आता, ऑटोगैमी में तो बिल्कुल ही नहीं आता। जिटोनोगैमी तो फिर थोड़ा मोटा आ जाता है, but since you know they are from the same plant, they are genetically same only, so नहीं आता है कुछ खास फर्क, आता ही नहीं है, ऐसे समझिए। ऑटोगैमी में भी नहीं आता क्योंकि वो सेम फ्लावर है। जीनोगैमी में आता है because they are from the different plants। तो अभी प्लांट की कोशिश है
कि वो कुछ ऐसा करे जिससे ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी खत्म हो जाए। तो कुछ फ्लावर्स में तो उसने ऐसा जुगाड़ लगाया कि ऑटोगैमी खत्म हो जाए, जिटोनोगैमी का उससे जुगाड़ जो है वो नहीं लग रहा है, या लगा नहीं है, या लग नहीं पा रहा है ना। या फिर कुछ और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं, और ना तो इसमें ऑटोगैमी होती है ना जिटोनोगैमी होती है। पॉलिनेशन होगी तो जीनोगैमी की वजह से होगी, वरना नहीं होगी। बहुत सारे प्लांट्स आज भी ऐसे हैं जिनमें ऑटोगैमी होती है, ऐसा नहीं है कि ऑटोगैमी होती ही नहीं है, इट स्टिल डज एग्जिस्ट। जैसे कि हमारे, अगर हम इंडिया में बात करें, सो सेम फैमिली में मैरिजेस नहीं होती हैं यूजुअली, है ना, बिकॉज नेचर को भी वेरिएशन चाहिए। जो उनके प्रोजेनीज होंगी, अगर वो डिफरेंट फैमिलीज की होंगी, तो अगर दो डिफरेंट फैमिलीज के लोग आपस में मिलेंगे, and if the couple that progenies that couple will have, उसमें वेरिएशन होगी, है ना। बट अगर हम एक ही फैमिली के अंदर मैरिजेस करने स्टार्ट कर दें, जो कि है ना, मैरिजेस करनी स्टार्ट कर दें, तो वेरिएशन नहीं होगा, बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होगा, तो एवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये नेचर का रूल है ना। जिस वजह से मैरिजेस से जो है we basically it's that basically causes a variation. If it is in the same family only ना, then it won't cause any variation, का variation नहीं आएगा, same family है ना। जैसे कुछ जगहों पर भाई बहनों की शादी करवा देते हैं, so that is basically it is no genetic difference would be there then, है ना। but अब देखो, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, डिफरेंट फैमिलीज का हो, ताकि वेरिएशन आए। बट हम इसको बिल्कुल तो ऐसा नहीं कह सकते ना, जीरो है, नील बटे सनाटा है, कुछ है ही नहीं है, ऐसा हमेशा डिफरेंट फैमिलीज में ही होते हैं। समटाइम्स यस, डेफिनेटली सेम फैमिलीज में भी लोग जो है मैरिजेस करते हैं, जो उनकी प्रोजेनीज होती है, उनमें कुछ ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। बट इसी तरह से अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं, हम कहते हैं यार जीनोगैमी होना चाहिए, बट उसका मतलब ये थोड़ी है ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी बिल्कुल ही खत्म हो गया है। होता है कई प्लांट्स में, और बहुत सारे प्लांट्स में नहीं भी होता, बिकॉज नेचर फेवर्स वेरिएशन। तो उस ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी ना करवाने के लिए जो फ्लावर्स के पास जो तौर तरीके होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम यूनिसेक्सुअल प्लांट बनाएं या यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाएं। अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाएंगे तो उनमें ऑटोगैमी नहीं होगी, और अगर वो यूनिसेक्सुअल प्लांट बनाएंगे तो उनमें जिटोनोगैमी भी नहीं होगी और ऑटोगैमी भी नहीं होगी। ऑटोगैमी तो नहीं होगी ना, बिकॉज इट्स यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट विल हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सो इफ दे हैव, अब ऐसा हो सकता है ना कि एक प्लांट के ऊपर फ्लावर्स तो यूनिसेक्सुअल ही है, बट मेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट है। इन दैट केस फ्लावर्स तो यूनिसेक्सुअल है, बट प्लांट फिर भी बाइसेक्सुअल है, जिटोनोगैमी के चांसेस हैं। बट अगर प्लांट ही यूनिसेक्सुअल हो गए, लाइक दिस इज अ मेल प्लांट, दिस इज अ फीमेल प्लांट, देन देयर वाज नो चांस ऑफ नीदर ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी भी नहीं होगी। कंटिन्यू विथ, ठीक है, आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। तो कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स ही बनाते हैं ना। बहुत सारे अभी भी जबकि नेचर फेवर्स वेरिएशन होंगी, फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स ही होते हैं। दैट इज ए, ताकि पॉलिनेशन हो सके, है ना। क्योंकि अगर हम देखो, ह्यूमंस की बात और है, प्लांट्स फ्लावर्स की बात और है, ठीक है। तो फ्लावर्स के केस में हम ऐसा ना हो ना कि यार जीनोगैमी करवाने के चक्कर में फ्लावर्स ही बनने बंद हो जाए, बिकॉज जीनोगैमी में गारंटी नहीं होती है, बट ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी में देयर इज फुल गारंटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बट इफ इट इज अ जीनो, कोई गारंटी नहीं है पॉलन आएगा नहीं आएगा। ऑटो है तो पॉलिनेशन इज एश्योर्ड। बट नाउ व्हाट इट इज रिटन, इट्स रिटन दैट कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूअसली होती जाएगी तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही फ्लावर के बीच में ब्रीडिंग होती जा रही है, तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उन्होंने
बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जो हैं वो बनाए हैं ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सके एंड क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज कर सके। बहुत सारे स्पीशीज के अंदर क्या होता है, वो देखो मतलब देखो हमें पता है कि वो बायसेक्सुअल हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि गारंटी है कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। बट हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बायोसेक्सुअल होने के बावजूद भी सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, राइट मतलब कि फ्लावर्स हैं उनमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, बट फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा। बाहर जो फ्लावर्स हैं उनके साथ में पॉलिनेशन हो रहा है, उनका पोलन फ्यूज कर रहे हैं जाकर, जो बाहर फ्लावर्स प्रेजेंट है उस ट्री के बाहर फ्लावर्स प्रेजेंट है। ऑलराइट, यस। सो वो उसने बोला कि पहला तो हम ऐसे कर दें, एक सिस्टम तो हम ये लगा सकते हैं कि जिस टाइम पर पोलन रिलीज हो रहे हैं उस टाइम पर सिग्मा रिसेप्टिव ही ना हो, मतलब दोनों की मैच्योरिटी का टाइम जो है उसे अलग अलग कर दिया जाए, है ना। पोलन जो है वो इस साल मैच्योर हो गया, पोलन रिलीज कर रहा है, अगले साल 2-3 साल के बाद सिग्मा मैच्योर हुआ, तब तक पोलन बचा ही नहीं, घिसबिट गया पोलन, तो ये डेफिनेटली ऑटोगैमी नहीं होगी वेदर दे आर प्रेजेंट क्लोज इनफ आल्सो। बट अगर उनका पोलन ही काम का नहीं है जब स्टिग्मा बहुत लेट मैच्योर हुआ या स्टिग्मा बहुत पहले ही मैच्योर हो गया, पोलन आया ही नहीं, तब तक स्टिग्मा रहा ही नहीं। Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or the stigma becomes receptive much before the release of the pollen. ठीक है, तो या तो ऐसा हो कि पोलन जो है स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने के पहले ही रिलीज हो जाए, उसके बाद में हो ही ना, या फिर स्टिग्मा जो है वो उसकी लेने की शक्ति जो है वो पोलन रिलीज होने से पहले ही आ जाए, तो फिर उसको अपने फ्लावर से तो पोलन मिलेंगे ही ना, क्योंकि वो पोलन अभी दिए रिलीज ही नहीं करे उसने, तो आएंगे कहाँ से। ठीक है, तो पहला तो ये है कि उनकी रिसेप्टिविटी का टाइम जो है उसको नॉट सिंक्रोनाइज्ड कर दो, टाइम अलग अलग कर दो उनका, फर्स्ट थिंग इज दैट। ठीक है, या फिर ऐसा कर दो कि पोलन्स, जैसे अगर हम देखो, अगर जो हमारा स्टिग्मा जो है अगर वो फीमेल पार्ट के ऊपर होगा, मतलब उससे थोड़ा लंबा होगा, तो अगर उसके पोलन्स गिरेंगे तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो नीचे ही आएंगे, और फ्लावर भी अगर फीमेल पार्ट भी थोड़ा हाइट में छोटा होगा तो देयर आर चांसेस कि वो उसके ऊपर गिर जाएंगे। बट अगर फीमेल फ्लावर बड़ा है मेल के कंपैरिजन में, अगर फीमेल फ्लावर बड़ा है मेल के कंपैरिजन में, तो वो पोलन तो रिलीज करेगा, बट फीमेल तो ऊपर है, और ऐसा तो ग्रेविटी का फोर्स तो हमेशा नीचे लगता है, तो पोलन तो अगर रिलीज होंगे तो वो नीचे को गिरेंगे, तो नीचे तो फीमेल का पार्ट है ही नहीं, फीमेल का पार्ट तो ऊपर है, ठीक है, तो पॉलिनेशन फिर भी नहीं होगा। तो हमने क्या बोला, पोजीशंस अलग अलग कर दो। तीसरा डिवाइस क्या हो सकता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जब उनमें सेम ही प्लांट या सेम ही फ्लावर का पोलन आता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ये मैकेनिज्म, ये जेनेटिक मैकेनिज्म उनके अंदर सेट होता है, हमने कुछ नहीं किया है, ये नेचर ने किया है। ठीक है तो क्या करते हैं, जैसे ही पोलन उसके ऊपर आते हैं, या तो पोलन को जर्मिनेट ही नहीं किया जाता, या फिर पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है पिस्टिल के अंदर वो नहीं होने दी जाती। इसी को तो हम बोलते हैं कि पोलन जो है वो रिजेक्ट हो गया। Another device is that कि हम अपने यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाए चुपचाप से, तो फिर ना तो हमें उनकी रिसेप्टिविटी का टाइम का कुछ चक्कर पड़ेगा, ना ही उनकी पोजीशंस को देखना पड़ेगा, ना ही हमें ऐसे कुछ रिजेक्शन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इफ दे वुड बी यूनिसेक्सुअल तो एक प्लांट से आने का कोई चांस ही नहीं है, राइट। जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट कैस्टर एंड मीस जो है इनके जो प्लांट्स हैं वो तो बाइसेक्सुअल है, बट इनके फ्लावर्स जो है वो यूनिसेक्सुअल है कैस्टर एंड मीस के। तो ऑटोगैमी तो नहीं होती है बट जिटोनोगैमी हो जाती है, बट जिटोनोगैमी हो जाती है। एंड बहुत सारे स्पीशीज ऐसी भी होती हैं लाइक पपाया में एक मेल प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है, तो उस केस में ना तो ऑटोगैमी हो सकती है ना जिटोनोगैमी हो सकती है। तो देयर इज टू एग्जांपल कैस्टर एंड मीस के अंदर वी हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बट बाइसेक्सुअल प्लांट्स, so ऑटोगैमी is only prevented but जिटोनोगैमी and xenogamy definitely happens in the case of the castor and maize. But when it comes to papaya, when it comes
comes to papaya, 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 then we come to know that कि वहाँ पर सिर्फ xenogamy हो पाती है because it is a unisexual plant. I give you 30 seconds to read whatever I've given you, और at least आप उसमें नजर मार लीजिए बच्चों. रीड तो नहीं कर पाओगे, और even you can pause. I'm giving you 30 seconds for that. जी बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिकली दी पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में क्या होता है? देखो, पॉलिनेशन जो है पोलन का आना का मतलब ये नहीं है कि अब पॉलिनेशन हो ही जाएगी. ठीक है, यूजुअली होता है कि आप देखो, इंसेक्ट को तो नहीं पता अगर मैंने पपाया के प्लांट से पोलन उठाया तो मुझे पपाया के फीमेल प्लांट पे जाना चाहिए. हो सकता है वो कैस्टर के फीमेल प्लांट पे चला जाए. तो अगर देखो पपाया का अगर पोलन कैस्टर के फीमेल प्लांट पे चला जाएगा तो क्या कभी वो कर पाएगा पॉलिनेशन? नहीं ना, है ना. डॉग जो है वो डॉग के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसी के साथ इंटरकोर्स कर सकता है. इंटरकोर्स करके उसी का ही वो स्पर्म, या स्पर्म तो नहीं होते होंगे खैर, फीमेल गिमिट मेल गिमिट उसी का ही फ्यूज़ कर सकता है. डॉग का कैट के साथ थोड़ी फ्यूज़ कर सकता है. मंकी का मंकी के साथ करेगा, मंकी का चिंपैंजी के साथ थोड़ी कर जाएगा. दो दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, है ना जी. हाँ जी. पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप either from the other species or from the same plant, it is self incompatible. दो चांसेस हैं, या तो कोई और पोलन आ गया या फिर पोलन उसी स्पीशी का है बट वो सेम प्लांट का है. और ये तभी होता है जब वो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो. सारे प्लांट्स आर नॉट सेल्फ इनकम्पैटिबल. ठीक है, अगर वो सिग्मा पे ऐसा कुछ आ जाता है तो पिस्टल जो है उसके पास में एबिलिटी होती है, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वेदर जो हमारा पोलन है वो कंपैटिबल है या फिर इनकम्पैटिबल है. अगर वो राइट टाइप का होता है फिर पिस्टल पोलन को एक्सेप्ट करती है एंड पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, सिग्मा का ग्रो करना, फर्टिलाइजेशन, वो सब कुछ जो है वो होता है. ठीक है, अगर पोलन जो है वो रॉन्ग टाइप का निकलता है, अगर हमारा पोलन जो है वो रॉन्ग टाइप का निकलता है तो या तो उसका हम जर्मिनेशन नहीं होने देते या फिर उसको हम स्टाइल के अंदर ग्रो नहीं करने देते हैं. ठीक है, एंड द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of the continuous dialogue between the pollen grain and the pistil. तो बेसिकली जब पोलन ग्रेन पिस्टल के ऊपर आता है तो इन दोनों का बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है. ठीक है, एंड उससे जो है पिस्टल जो है पोलन को रिकॉग्नाइज करती है, इन फिर या तो उसे एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है. रिजेक्ट कैसे करती है? उसको जर्मिनेट नहीं होने देगी, या फिर अगर चलो गलती से जर्मिनेट हो गया तो उसको अपने स्टाइल में ग्रो नहीं करने देगी. ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ तो होकर रहेगी. डायलॉग इज मीडिएटेड बाय chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. So that is basically the chemical interaction. It is only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and interaction leading to recognition followed by its acceptance or rejection. But हमें ज़्यादा नहीं पता है कौन से chemicals हैं इसमें, right? As mentioned earlier, following compatible pollination, pollen grain germinates on the stigma. I'm sorry. पोलन ग्रेन सिग्मा पे जर्मिनेट क्यों करती है? क्योंकि इसे अंदर जो है पोलन ट्यूब बनानी होती है, एंड पोलन ट्यूब जो है वो उसका जो पोलन ग्रेन में क्या होते हैं, जर्म पोर होते हैं, वहाँ से इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब बनाती है. एंड उस पोलन ट्यूब के अंदर जो है सबसे आगे वेजिटेटिव सेल होता है एंड उसके पीछे जनरेटिव सेल होता है. इफ़ इट वॉज दो सेल थे अगर उसमें, लाइक जनरेटिव एंड वेजिटेटिव, अगर जनरेटिव सेल जो था वो 3 सेल स्टेज में था तो मेल गेमीट्स होंगे. इट डिपेंड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, बट 60% केसेस में वेजिटेटिव सेल के पीछे जनरेटिव सेल होते हैं जो कि रास्ते में डिवाइड हो जाता है 2 मेल गेमीट्स के अंदर. ठीक है, रास्ते में हो जाता है. ठीक है, कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ चले जाते हैं? पोलन ट्यूब में चले जाते हैं. पोलन ट्यूब बनी किसकी होती है? इंटाइन की बनी होती है. और उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं? वेजिटेटिव सेल होते हैं एंड जनरेटिव सेल होते हैं. ठीक है, सबसे आगे कौन से सेल होते हैं? वेजिटेटिव सेल होता है. ठीक है जी, हाँ जी.
पोलन ट्यूब जो है इट ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा, है ना, वो उसके थ्रू ग्रो करती है। एंड उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन कौन देता है? इनिशियली इट इज गिवन बाय वेजिटेटिव सेल एंड आफ्टरवर्ड्स जो है वेजिटेटिव सेल जो है उसको हेल्प करता है स्टाइल से लेने के लिए, ठीक है। इनिशियली तो वो खुद ही दे देता है, इनिशियली तो वो खुद ही दे देता है उसको न्यूट्रिशन ग्रो करने के लिए, बिकॉज नए नए सेल्स बनाने के लिए माइटोसिस करके नए नए सेल्स बनेंगे। उस माइटोसिस को करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कौन देगा? स्टार्टिंग में तो वेजिटेटिव सेल देगा। एक पॉइंट आएगा जब वेजिटेटिव सेल नहीं दे पाएगा, फिर वो वेजिटेटिव सेल उसको हेल्प करेगा साइड का जो स्टाइल है वहाँ से न्यूट्रिशन लेने का। ऑलराइट, यस, लेट मी हैव सम वाटर देन विल कंटिन्यू। तो एक सेकंड रुकिए। You would recall that in some plants pollen grains जो है वो डायग्राम ऊपर वाले भी देखते हैं, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। They are shed in the two celled condition, सबसे आगे vegetative cell and then generative cell। I already explained you। in such plants जो है generative cell जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है मेल गेमीट्स में, जब वो पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो कर रही होती है स्टिग्मा के अंदर। स्टिग्मा जो है वो स्टाइल के ऊपर होता है, तो जैसे ही घुसता है वो बेसिकली डिवाइड कर जाता है, ज़्यादा वेट नहीं करता है वो, ठीक है। हाँ जी। In plants which shed pollen in three cell stage, the pollen tube carry the two male gametes from the beginning only. But those who do not have, after stigma they do carry it. क्योंकि स्टिग्मा में वो डिवाइड हो जाते हैं, जब वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा में ग्रो कर रही होती है उस दौरान वो टूट जाते हैं दो सेल्स में माइटोसिस कर दोनों हैप्लॉइड होते हैं। इन पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी में पहुंचने के बाद वो ओव्यूल में एंटर करती है, कौन से पॉइंट के थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू। एंड देन किसी भी एक जिसमें वो एंटर करती है वो सेरोजिड्स जो है डीजनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो डीजनरेट होने लगता है फिलीफॉर्म अपैरेटस जो कि माइक्रोपाइलर पार्ट पे प्रेजेंट होता है सिनर्जिड्स के, वो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। तो इसलिए वो पहले सिनर्जिड में ही जाते हैं एंड वो सिनर्जिड जिसमें वो घुस जाती हैं पोलन ट्यूब वो डीजनरेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब वो डीजनरेट करेंगे तो पोलन्स जो है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे, नॉट पोलन्स एक्चुअली, अब वो मेल गेमीट रिलीज हुए हैं। बाकी के जो वेजिटेटिव सेल है या फिर हमारे ट्यूब है जो भी पोलन ट्यूब आती है वो सब खत्म हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। इवन सिनर्जिड्स भी डीजनरेट हो जाएंगे, ऊपर वाले एंटीपोडल सेल्स भी डीजनरेट हो जाएंगे। व्हाट वुड बी लेफ्ट इज कि जो मेल गेमीट सिनर्जिड्स में जाकर रिलीज हुए, एक मेल गेमीट फीमेल गेमीट के साथ में कंबाइन करेगा, राइट। दो सिनर्जिड्स के बीच में देयर इज अ फीमेल गेमीट, उसके साथ में वो मेल गेमीट कंबाइन करेगा। ओव्यूल होता है वो बेसिकली। कर लिया ओके जी। करने के बाद क्या यहाँ पे बन गया जाइगोट टाइप, एंड देन एक ऊपर जाकर करता है जो दो सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं उनके साथ में एक मेल गेमीट फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देता है जो कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। वो जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो यही है वो एंडोस्पर्म्स जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्यों फ्यूजन हो रहा है? बिकॉज उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है, अपने न्यूट्रिशन की तैयारी वो पहले से ही कर बैठ रहा है, ठीक है। ओके, आ जाइए यहाँ पर। अब ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल आर रेफर्ड टू एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो जब वो डिपॉजिट होता है स्टिग्मा के ऊपर, वहाँ से लेकर उसकी एंट्री तक ये सारे क्या होते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होते हैं। Alright, yes, as pointed out earlier, जो हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है ये एक बहुत ज़्यादा डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ा बोल सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो आप, ठीक है, इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय इट्स प्रमोशन और रिजेक्शन। रिकॉग्निशन करके या तो उसका प्रमोशन हो जाएगा या रिजेक्शन होगा। प्रमोशन मीन्स acceptance और rejection, right? Knowledge that is gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get the desired hybrids.
लोग जो हैं, जो प्लांट ब्रीडर हैं, क्योंकि अब इन्हें उन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी हो गई है, तो वो खुद भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर उन्हें नहीं पता होता कैसे होता है तो वो नहीं कर पाते मैनिपुलेशन, बट नाउ सिंस वी नो अबाउट दैट इंटायरली, सो पीपल जो है वो मैनिपुलेशन जो है वो करते हैं, मीन्स चेंजेस खुद से करते हैं, अपनी मनमर्जियाँ करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया, डायनेमिक प्रोसेस हो गया, पोलन रिकॉग्निशन हो गया, एंड एवरीथिंग वी हैव डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इस अगले में कुछ नहीं है बेटा, उससे अगले में चलते हैं हम लोग। आप रीड करके देख लेना, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। As you shall learn in the chapter on plant breeding, chapter 9, a breeder was interested in crossing different species and often genera to combine desirable character to produce commercially superior varieties. हमने ऐसा प्लांट ले लिया, एक हम ऐसे एनिमल्स की एग्जांपल लें। एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसी काऊ है जो खाती कम है बट दूध ज़्यादा देती है, ठीक है। और एक हमने ऐसी काऊ ले ली जिसके दूध की क्वालिटी बड़ी अच्छी है ना, और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो हम उनको क्या करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। बीच में थोड़ा सा म्यूटेशन भी करते हैं, है ना, उसमें अपने को नहीं बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है वो ग्रीन है और एक फ्लावर है बड़ा है। एक फ्लावर छोटा है बट वो ग्रीन से कलर का है, और एक फ्लावर बहुत बड़ा है वो कलरलेस है। तो कलर वाला जीन डोमिनेंट हो जाएगा तो कलर तो आएगा ही आएगा, और बड़ा वाला फ्लावर है वो भी डोमिनेंट हो जाएगा तो बड़ा और ग्रीन फ्लावर बन जाएगा, जस्ट एन एग्जांपल। तो वो ऐसा करना चाहते हैं और वो ऐसा करते हैं ताकि कोई ऐसी वैरायटी बना सके जिसका रेट ज़्यादा हो, यूनिक सी चीज़ कर सके। अब उसके लिए उन्हें करना क्या पड़ता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है। अब इसमें हमें ये श्योर करना होता है कि सिर्फ डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स ही हैं वही स्टिग्मा पर जाए, कोई अनवांटेड पोलन स्टिग्मा पे ना जाए, क्योंकि अगर चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये हम कैसे करेंगे, या तो हम इमैस्कुलेशन कर देंगे एंड बैगिंग कर देंगे। इमैस्कुलेशन करने की तब जरूरत पड़ती है जब जो फ्लावर है वो बाइसेक्शुअल हो, जैसे फीमेल पेरेंट जो है वो बाइसेक्शुअल, जैसे बाइसेक्शुअल फ्लावर हो तो हम एंथर को रिमूव कर देते हैं एंड फ्रॉम द फ्लावर बड, मतलब एंथर के डिहाइसन से पहले ही हम उसको रिमूव कर देते ताकि उसके पोलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जाके ना गिरे। इसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स जो होते हैं इनको हमें फिर जब हमने उसको मेल को हटा दिया, अब ताकि कोई बाहर से पोलन ना है तो हम फीमेल वाले को बैगिंग कर देते हैं, उसे कवर कर देते हैं, एक बैग में कवर कर देते हैं जो यूजुअली बटर पेपर का बना होता है, मतलब बाहर से दिखे, है ना, बट कवर्ड अप हो, कोई और पोलन ना इसमें आ सके, ताकि कोई और स्टिग्मा वहाँ से ना आ सके। जो हम चाहते हैं सिर्फ वही आए। तो हमें लगता है कि स्टिग्मा जो है ना वो रिसेप्टिविटी आ गया, मतलब वो स्टिग्मा मेच्योर हो चुका है, तो हम मेच्योर पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं जो हमें डिजायरेबल प्लांट चाहिए होता है एंथर से, एंड उसको हम स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करते हैं, फ्लावर्स को रीबैक कर देते हैं ताकि फिर से कोई और पोलन जो है बाहर से ना आए। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आई विल ट्राई कि मैं आपको ये मैं 2 पार्ट में करवाऊँ, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाता है। मैं 2 पार्ट में, मैं धीरे धीरे कराऊंगी बट अच्छे से कराऊंगी, ओके, एनसीईआरटी रीडिंग। सो या thank you so much. Have a good day. And if you're seeing it at night and you're gonna sleep, then have a good night, bachcho. Bye bye. I hope you enjoyed the session. Thank you so much.